आज हम क्लास 12 फिजिक्स का ये टॉपिक सारा पढ़ने वाले हैं। देख लिया यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसको, जिसमें पहला है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कैसे किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा हुआ था, अगर पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको चेकआउट करो, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग, पहले हमने क्या देखा था कि कैसे चार्ज करते थे किसी भी बॉडी को। हमको चार्ज करना होता था तो हम क्या करते थे, दो बॉडी को लेते थे, उसको आपस में रब कर देते थे। जैसे ही रब करते थे तो हम क्या देखते थे कि दोनों बॉडी में ऐसी क्वालिटी आ गई, ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता था और इसी को हम चार्ज होना बोलते थे। तो देखो अब हम कुछ दूसरे दो मेथड पढ़ेंगे जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा मेथड आ जाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इससे पहले हम जानते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें काम आने वाली हैं। एक हम मेटल लेते हैं मतलब एक अनचार्ज बॉडी है, और मेटल हमारा कंडक्टर होता है। अच्छा, हमने जाना हुआ था और कंडक्टर को डिफाइन भी किया हुआ था कि कंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज फ्लो हो सकते हैं। तो ध्यान दो, एक हमारा मेटल की बॉडी है, कोई भी बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेज होते हैं। फ्री चार्जेज मतलब क्या? फ्री चार्जेज का मतलब है कि इसमें निगेटिव चार्ज भी होते हैं जो चल सके और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं जो चल सके। कैसे होते हैं ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज? तो मान लो कि ये हमारा एक एटम है, एटम के बीच में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, सभी जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, देख लीजिए बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। अब ये घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इनके पास एनर्जी है। अगर एक पास वाला यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे घूम रहा है, उसके पास भी एनर्जी है, और एक दूर वाला इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है, इसके पास भी एनर्जी है। किसके पास ज्यादा एनर्जी है? तो बोलते हैं जो पास वाला है इसके पास कम एनर्जी है। अगर इसको हम ज्यादा एनर्जी और भी दे देते हैं, एनर्जी हम देते कैसे हैं? किसी भी एटम को हीट करके एनर्जी दे देते हैं। तो क्या होता है, ये जैसे हीट करके एनर्जी देते हैं तो ये थोड़ा दूर जाके घूमने लगता है। अगर और हीट मिले तो और दूर जाके घूमने लगता है, और अगर हीट दिया जाए तो ये क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। समझ में आ रही बात? ये एटम से बाहर आ जाता है। अब देखो ये एटम से, अब जो हमारा मेटल हमारे पास में बहुत सारे एटम है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकले हुए होते हैं, और जो एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये समझ में आ रही है बात? अब कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए, इनके पास इतनी हीट एनर्जी आई कहाँ से? तो अभी मान लो रूम का टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में कैलकुलेट करें तो 27 या 37 होगा ऐसा। अगर इसको कैल्विन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैल्विन में 273 ऐड कर देना होगा। 273 और 37 इसको ऐड करो तो कितना आता है? 310 केल्विन। 310 केल्विन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे ये मूव करना रुक जाता है, ये मोशन करना इसका रुक जाता है। अगर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो ये मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। और 310 केल्विन पहुँचते इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, और इस एनर्जी पे ये एटम के अंदर नहीं रह पाते। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के बाहर निकल गए होते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ध्यान दो कि रूम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे मेटल के एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होते हैं। मेटल को छोड़ के नहीं, मेटल के अंदर ही होते हैं, मेटल के बॉडी में ही होते हैं, लेकिन एटम से बाहर निकल गए होते हैं। तो इस तरह से देखो हम देखते हैं कि अगर एक मेटल का हम बॉडी का डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो देखो वो डायग्राम कैसे बनेगा। एक मेटल की हमारी ये बॉडी है, एक बॉडी है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और वो पॉजिटिव आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव आयन, फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से इसके डायग्राम होते हैं पॉजिटिव। ये हमारे इसका डायग्राम होता है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी, एक ग्लास के रॉड को रब गया है, किसी भी रॉड को रब गया, रब करने पर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अब उस चार्ज बॉडी को जैसे इसके पास लाते हैं, तो क्या होता होगा? तो इस पे मान लो कि एक ऐसी चार्ज बॉडी है जिसपे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे इसको पास लाते हैं चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास, ये तो अनचार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज दोनों सेम है, सिर्फ बाहर निकले हुए हैं लेकिन अंदर ही है, बॉडी के अंदर ही है। तो इस पर नेट चार्ज तो 0 है, ये अनचार्ज बॉडी है क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। अब चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये क्या करेगा? ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली वाले को दूर रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, दूर करेगा, और निगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाता है। इसके पास लाने के बाद ही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है, प्लस 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 प्लस, और ये निगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेता है, पॉजिटिव वाले को रिपेल कर देता है, रिपेल करता है। अब ये बाहर जा नहीं पाता क्योंकि इसके पास रास्ता नहीं होता। अगर बाहर जाने का रास्ता हो जाए तो ये बाहर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक रास्ता दे देते हैं, और किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से।
ये कंडक्टर लगा देते हैं जिससे होकर बाहर चला जाए और अर्थ में चला जाए। तो ये अर्थ में ये रिपेल इसको कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये इसके थ्रू होते हुए पॉजिटिव और अर्थ में चला जाता है। अब अर्थ में चला गया ये, तो ये तो निकल गया। इसको दूर हटा लेते हैं, हट गया। तो इस बॉडी में कैसा चार्ज बच गया हमारा, ये बॉडी सिर्फ बची, इसमें कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से ध्यान से इसको समझ लो। एक अनचार्ज बॉडी है, उसके पास चार्ज बॉडी को लाया, चार्ज बॉडी के लाने से इसको टच नहीं किया, दूर ही रखा, तो क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, अलग अलग हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और इस सेपरेशन का नाम हमने क्या दिया हुआ है, पोलराइजेशन। बात समझ में आ रही है? जब भी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लाते हैं, जब भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। सेपरेशन ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब ध्यान दो, इसमें बचा कैसा चार्ज, निगेटिव बचा। यूज कैसा किया था, पॉजिटिव। तो एक अनचार्ज जो बॉडी थी वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्यों चार्ज हो गई, क्योंकि सिर्फ इसमें निगेटिव चार्ज एक्सेस में अवेलेबल हो गए, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहे, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। पॉजिटिवली हमने यूज किया था, हुआ कैसा, निगेटिवली चार्ज, तो ये बॉडी तो हमारी चार्ज हो गई। अब देखो, इसमें जो चार्ज बॉडी है और अनचार्ज बॉडी है, दोनों को टच नहीं किया गया था, सिर्फ पास लाया गया था। और पास लाके हमने क्या किया, इसके अंदर की प्रॉपर्टी को बाहर निकाला, इस बॉडी को चार्ज कर दिया, इसके जैसी प्रॉपर्टी इसमें डेवलप कर दी। ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज हो गया। तो इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आ रही है बात? बिना टच किए एक प्रॉपर्टी को दूसरी बॉडी में लाना, बाहर निकालना, इस फिनोमिना को इंडक्शन बोलते हैं। और चार्ज से रिलेटेड है, जो चार्ज स्टैटिक है, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा डेफिनेशन है। अब यहाँ पे यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। यहाँ पे यूज पॉजिटिवली चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज को यूज किया और आया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो चार्जिंग का एक ये मेथड है। अब दूसरा मेथड देखते हैं। एक फिर से यही बॉडी लेते हैं मेटल, जिसमें कैसे चार्ज है, प्लस माइनस भरे हुए हैं, इस वजह से इसको हम शो नहीं करेंगे, ये अनचार्ज बॉडी लिख देंगे। अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज, ये बॉडी अनचार्ज है। अब ध्यान दो, इसके पास भी हम कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाओ। अब हम सिर्फ पास ही नहीं लाएंगे, क्या करेंगे, इसको इससे टच कर देंगे। ये बॉडी है हमारी, इससे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच कर देंगे। इसके पास तो नेट चार्ज 0 है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव सेम है, तो अनचार्ज बॉडी है। अब इस पे चार्ज तो बिल्कुल 0 है। अब पॉजिटिवली चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो ये चार्ज इधर से इधर मूव करने लगेंगे, क्योंकि ये भी कंडक्टर है और ये दूर एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे एक ही साथ है, तो रिपेल करेंगे तो दूर जाने लगेंगे। तो इसको जाने का रास्ता मिल गया, ये कंडक्टर है, तो इसमें फ्लो करके चले जाएंगे। तो इसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज हमारे आ जाएंगे, तो ये बॉडी कैसी हो गई, पहले कैसा चार्ज था, 0। अब फिर इस बॉडी को हटा देंगे, ये जो चार्ज बॉडी लाए थे, तो इस पे 3 ठो चार्ज बच गए और 3 ठो इसने इसको दे दिया। समझ में आ रही है बात? पहले इस पे नेट चार्ज कितना था, 0, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे। अब पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। समझ में आ रही बात? यूज कैसा किया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिली, कैसी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इसमें हम सारी चीज कैसे कर रहे हैं, बाई टचिंग। और इसमें क्या, विदाउट टच। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। लिख दोगे इसको, अगर इसको लिखने नहीं आता तो नोट्स अटैच किया हुआ है, जाके वहां से चेक कर सकते हो कि इन सारी चीजों को लिखना कैसे है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ये दोनों हमारे टॉपिक हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन। 2 मेथड है ये चार्जिंग के, और रब करके चार्ज तो कर ही सकते हैं। अब देखो, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सारा डेरिवेशन वाला पार्ट। तो डेरिवेशंस कहाँ से आते हैं, फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो आते कहाँ से हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आते हैं, कैसे। तो आगे वो समझ लेंगे, उसके बाद कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे, बनाएंगे खुद से कि फॉर्मूला कैसे बन के आए हुए हैं। तो देखो, फॉर्मूला मेकिंग हमारा कैसे होता है, इसका एक ही रूल है हमारा कि देखते हैं हमको क्या देखना होता है, कि रिलेशन देखना होता है। रिलेशन किन किन चीज़ों में देखना पड़ता है, क्वांटिटीज में। क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सके। नेचर की कोई ऐसी क्वालिटी, 11th में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कि नेचर की कोई भी ऐसी क्वालिटी जिसको हम मेजर कर सके, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो देखो, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। और चार्ज आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो चार्ज और फोर्स में कुछ रिलेशन होता है, जरूर होता है, क्योंकि चार्ज बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है। तो ये सारे रिलेशन का हम एक फॉर्मूला बनाएंगे।
फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो रिलेशन को हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए एक साइन यूज करते हैं, ये वाला देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे एक एग्जांपल हो, ये प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ रिलेशन बताती है, दो चीजों में रिलेशन बताती है। जैसे ए दे दिया प्रोपोर्शनल टू बी, तो इनके बीच कोई रिलेशन है। ए दे दिया प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो इसके बीच में कोई रिलेशन है। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है, रिलेशन तो है पर ये डायरेक्टली रिलेशन है, ये इनवर्सली। अभी इसके बारे में हम जानते हैं अच्छे से। तो देखो इससे एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारा एक दोस्त जिसका नाम हम ले लेते हैं राजू, और एक का नाम श्याम। अब ध्यान दो, ये राजू और श्याम हमारे दो दोस्त हैं। अब राजू की एज अगर बढ़ेगी तो श्याम का एज भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं? एज ऑफ राजू और एज ऑफ श्याम। इन दोनों के बीच रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन का साइन क्या है? ये एक का एज बढ़ रहा है तो दूसरे का एज भी बढ़ रहा है, चाहे श्याम का बढ़े चाहे राजू का बढ़े, दोनों का एज बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है? तो दोनों को हमने ऊपर रखा हुआ है, दोनों एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं, ये कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। अगर हमने मिठाई दी, एक डब्बे में मिठाई भर के दे दी, कौन कौन है साथ में? राजू और श्याम, एक ही डब्बा मिठाई है। अब इसको ध्यान से समझो, अगर राजू ने ज्यादा खा गया मिठाई तो श्याम को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर श्याम ज्यादा खा गया, ये ज्यादा खाता था राजू, तो श्याम को मिलता था कम, क्योंकि मिठाई तो लिमिटेड है, एक ज्यादा खा जाएगा तो एक को कम मिलेगा। अगर श्याम ज्यादा खाएगा तो ये क्या होगा? कम। तो राजू का खाना प्रोपोर्शनल टू 1/, श्याम का खाना। बात समझ में आ रही है? तो एक ज्यादा खा रहा है तो एक को कम मिल रहा है, चाहे ये ज्यादा खा रहा है तो इसको कम मिल रहा है, तो इसको अपॉन में करके लिखते हैं। अगर दोनों यहाँ पे एज है, एक की एज बढ़ रही है, दोनों की एज बढ़ रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे देखो, एक ज्यादा खा रहा है तो दूसरे को कम खाना मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है, ये भी तो रिलेशन ही है लेकिन इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो दो चीजों में रिलेशन को हम दो ही तरह से दिखा सकते हैं, या तो एक बढ़े तो दोनों बढ़ रहा है, और या एक बढ़ रहा है तो दोनों, एक दूसरा ही बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। दो तरह से दिखा सकते हैं। अगर दोनों साथ बढ़ेंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, अगर एक बढ़ेगा एक कम होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसी तरह से हम किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखा देते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो फॉर्मूला सारा हमारा समझ में आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला सबसे पहले हम बनाते हैं। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है ना, जैसे मैंने दिखा दिया A प्रोपोर्शनल टू B, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन, जब इक्वल करते हैं, प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको कुछ भी बोल सकते हो, KZPC, इसको यहाँ पे लिखना होता है कि एक कांस्टेंट है और KB। अब इसकी वैल्यू कहाँ से हम लाएंगे? तो लेबोरेटरी में हम क्या कर करके एक्सपेरिमेंट जो भी साइंटिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला बनाते हैं। ये तो फॉर्मूला देख के बना देते हैं, समझ के कि दो चीज़ों में कैसा रिलेशन है, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से कर करके वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया, दो चीज़ों में रिलेशन आ गया। B एक फिजिकल क्वांटिटी है और A एक फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों में रिलेशन बता दिया हमने, K कांस्टेंट ला दिया एक्सपेरिमेंट से। तो इस तरह से फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हमारे बने हुए हैं। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूले से हम देखते हैं फिजिक्स का, जो बनाया था हमारा कोलम्स ने जो फॉर्मूला बनाया था, जो 12th में हम सबसे पहला फॉर्मूला देखेंगे, COULOMBS। कोलम्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फॉर्मूला बनाया। कैसा फॉर्मूला बनाया? इन्होंने दो चार्जेज को लिया, दोनों को मान लो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज हम ज्यादा लेते हैं। एक का अमाउंट इन्होंने क्या बोला कि Q1 है, दूसरे का क्या है? Q2 है, इन्होंने ये बोला। तो दो चार्जेस लिए इन्होंने, दोनों पॉजिटिव है, क्या करेंगे आपस में हमको भी पता है क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, दोनों के बीच फोर्स तो लगता है, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा? तो हम देखते हैं कि अगर Q1 को बढ़ा देते हैं, बड़ा चार्ज कर देते हैं, तो Q2 पे ज्यादा फोर्स लगा देता है। यहाँ तक क्लियर है कि Q1 को बढ़ाएंगे, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, और ये भी इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है।
अब इसके अमाउंट को बढ़ा देंगे, बड़ा चार्ज ले लेंगे तो और ज़्यादा उसको रिपेल करेगा, मतलब फोर्स बढ़ गया। तो फोर्स कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली किसके, Q1 के, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ जा रहा है। अब दूसरी तरफ Q2 को भी बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। जो भी दोनों में से किसी एक को भी बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, Q2 के भी अमाउंट की। Q2 को भी बढ़ा रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। अब देखो दो चीजें हो गई, इनको इन्होंने मिक्स कर दिया कि फोर्स जो है Q1 और Q2 दोनों के मिलाने पे इसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ऐसा बना दिया। अब ध्यान दो, अगर हम Q1 और Q2 को दूर करते जा रहे हैं, पहले पास थे तो ज्यादा फोर्स लगाते थे एक दूसरे पे, 2 न्यूटन का फोर्स लगाते थे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे। तो क्या इनका डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 2 मीटर। पहले 1 मीटर था, अब 2 मीटर। क्या उतना ही फोर्स लगेगा, तो आंसर है नहीं। देखते हैं हम फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फोर्स कम हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, दूर गए तो इस पे फोर्स लगाने की कैपेसिटी इनकी कम हो गई। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे कर रहा है कि नहीं। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स क्या हो जा रहा है, कम। तो जो डिस्टेंस है वो फोर्स के कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r। अगर डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करें तो r यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो ध्यान दो कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के, r को बढ़ा रहे तो फोर्स कम हो जा रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है दो चीजें। तो दो चार्जेज है, इनके बीच का फोर्स किस पे डिपेंड करता है, उनके अमाउंट पे डिपेंड करता है, दोनों चार्जेज पे कितना लगेगा, और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब ध्यान दो, एक का डिस्टेंस दूसरे से बढ़ रहा है तो दूसरे का भी डिस्टेंस इससे बढ़ रहा है। अगर Q दूर जा रहा है, Q को हम पकड़ के उधर कर रहे हैं Q1 से, तो वो दूर चला जा रहा है, लेकिन Q1 भी तो Q2 के दूर जाने से उससे दूर चला जा रहा है। तो R कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 1/r। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1/r²। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान दो, सबको इन्होंने मिला दिया सारे को, और एक फॉर्मूला हमारा आ गया 1/Q1, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हमारा बन गया। अब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल का साइन दे दिया, इक्वल का साइन C, और Q1 Q2/r²। ये हमारा C क्या है, यहाँ पे कोलम्स का कांस्टेंट है। इन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, एयर में किया हुआ था। तो इसकी वैल्यू इन्होंने बताई, कोलम्स कांस्टेंट की वैल्यू चेक करके समथिंग 8.89 समथिंग होता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। एयर में किया था एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ C की वैल्यू 9 × 10⁻। ये हमारा कोलम्स का फॉर्मूला बन गया। इसी को कोलम्स का लॉ बोलते हैं। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कोलम्स के लॉ को। तो इसको लिखते हैं कि फोर्स बिटवीन, यही तो कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन किसके बीच फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन दो चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges। फोर्स जो है चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे दिख रहा है चार्जेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between them। देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। आया कैसे, एक का डिस्टेंस बढ़ रहा था दूसरे से, दूसरे का भी डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो यहाँ से रिलेशन आया था। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमने देख लिया, कूलम्स लॉ को डिफाइन कर दिया। कूलम्स लॉ क्या डेफिनेशन है, कूलम्स लॉ का ये प्रूफ है। नोट्स में अच्छे से किया होगा, उसको देख लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ गई। तो देखो वीडियो में हमने इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला बनाना ये ध्यान रखना, तो फिजिक्स में सारे डेरिवेशन तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे। कूलम्स लॉ को देखा, इंडक्शन को देखा, कंडक्शन को देखा, मेथड ऑफ चार्जिंग को देखा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।